आप सभी का तनु क्लासेस 8 को मैं तो फाइनली आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था यानी सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू डील करेंगे। तो इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि बजट क्या होती है, बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट का मेन पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर के अंतर्गत जितने भी थ्योरी है सारा थ्योरी को हम लोग क्लियर करेंगे, कोई भी थ्योरी हम लोग का नहीं छूटेगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। बजट की यानी सरकारी बजट क्या होती है, यानी जो सरकार की बजट होती है उसी को क्या कहेंगे, सरकारी बजट कहेंगे। और अर्थव्यवस्था तो हम लोग जानते हैं। तो बजट जो होता है सबसे पहले हम लोग यह करेंगे, फोकस ये करेंगे कि जो बजट जो होता है ये क्या होता है। देखिए बजट शब्द फ्रेंच भाषा का एक शब्द है बुजट, उसी से लिया गया है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है ये बजट शब्द कहां से लिया गया है, फ्रेंच का भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा का एक शब्द जिसका नाम क्या है बुजट, इसी से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है चमड़े का थैला। लेकिन थोड़ा सा अगर हिस्ट्री देखेंगे बजट का तो हिस्ट्री हमको ये मिलता है कि 1773 ईस्वी में ब्रिटिश वित्त मंत्री यानी ब्रिटेन का जो फाइनेंशियल मिनिस्टर था सर रॉबर्ट वाल्पेल अपने वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज एवं कागजात को एक थैले में लेकर संसद में पेश किया था। ठीक है, कब 1773 में। इसी समय से बजट शब्द के लिए इसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा। ठीक है, यानी बजट शब्द का इस्तेमाल कब से किया जाने लगा, 1773 ईस्वी में, जब ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वाल्पेल ने अपना वित्तीय दस्तावेज को एक तरह से संसद के सामने पेश किया, किस में रख करके, मतलब किस में भर करके, एक थैले यानी एक जो चमड़े का थैला था उसी में भर करके पेश किया। तो उसी समय से क्या होने लगा कि बजट शब्द का इस्तेमाल होने लगा सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से बजट का इतिहास रहा है। बजट का मतलब रियल मीनिंग क्या होता है, चमड़े का थैला। ये कौन सा भाषा से आया है, फ्रेंच भाषा से आया, कौन सा शब्द, बुजट शब्द से आया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम वित्तीय वर्ष के बारे में, यानी फाइनेंशियल ईयर जो होता है। देखिए ये चैप्टर के अंतर्गत काफी शॉर्ट यानी छोटा छोटा टॉपिक है, ज्यादा शॉर्ट चैप्टर है और छोटा छोटा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ज्यादा आपका ये चैप्टर ब्रॉड नहीं है, मतलब ज्यादा इसमें थ्योरी आपको दिया गया नहीं है। तो देखिए हम समझेंगे फाइनेंशियल ईयर के बारे में। यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर यानी जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो होता है ये क्या होता है कि वित्तीय वर्षों से संबंधित यानी वित्तीय वर्षों से संबंधित विवरणों का हिसाब किताब करने के लिए या फिर लेखा जोखा करने के लिए जिस वर्ष को बेस माना जाता है, आधार माना जाता है, उसी को क्या कहेंगे, वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। जैसे कि संसद में या फिर देश की जो ये होती है हिसाब किताब होती है वित्तीय विवरण के जो भी वित्तीय विवरण के जो भी हिसाब किताब होते हैं, जो भी लेखा जोखा होता है, तो उसका जो एक तरह से काउंटिंग किया जाता है, उसका जो लेखा जोखा किया जाता है, तो उसको जो एक तरह से जोड़ा जाता है। तो एक वर्ष को उनको आधार मानना पड़ता है, चाहे वो पिछला ईयर को माने या फिर अगला ईयर को माने, जो भी ईयर को माने, तो वहां एक वर्ष को आधार माना जाता है। उसी वर्ष को क्या कहेंगे, वित्तीय वर्ष कहेंगे। और ये वर्ष जो स्टार्ट होता है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक स्टार्ट होता है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यानी फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, वित्तीय वर्ष हो गया। वित्तीय वर्ष एक प्रकार का आधार वर्ष होता है जिसके हिसाब पर, जिसके मतलब बेस पर हिसाब किताब किया जाता है विवरणों का। किससे, कौन सा विवरण, यानी वित्तीय मामलों से संबंधित विवरण का। अब देखिए बजट क्या होता है। ठीक है, बजट का इतिहास हम जान लिए, बजट का रियल मीनिंग क्या होता है, मतलब बैग का थैला। और वहां जो वित्तीय मंत्री थे बजट का, यहाँ जो ब्रिटेन में वित्त मंत्री थे उन्होंने ही क्या किया था कि अपना वित्तीय विवरण को मतलब एक बैग का थैला में कस के पेश किया था। उसी टाइम से बजट का इस्तेमाल होने लगा सरकारी आय व्यय का विवरण के लिए। ठीक है, देखिए बजट क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर आपको पूछा जाए अभी का दौर में तो बजट जो होगा, बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा अनुमानित यानी व्ययों यानी खर्चों जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और अनुमानित प्राप्तियों यानी रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, का वार्षिक विवरण है, का वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आप लाइन याद रखना होगा आपको बजट के बारे में कि बजट आगामी वर्ष के लिए, कौन सा वर्ष, आगामी वर्ष के लिए अनुमानित, मतलब ये अनुमान किया गया, या कोई फिक्स नहीं है, मतलब ये क्या किया जाता है, गेस किया जाता है। ठीक है, अनुमानित व्ययों और अनुमानित प्राप्तियों का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, उसी को क्या कहेंगे, बजट कहेंगे। लेकिन बजट के क्या मतलब होते हैं भाई, हर साल संसद में क्यों बजट पेश किया जाता है, क्या इसका उद्देश्य होता है, क्या मतलब इसका ये होता है, मतलब पर्पस क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रो में ही कि बजट के क्या पर्पस होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको पूरा तरह से बताया गया है, ज्यादा लॉन्ग टाइप से नहीं बताया गया। लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बजट के उद्देश्य को एक बजट के उद्देश्य का विश्लेषण करें, आपको वहां अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा तो यही सब पॉइंट को वहां ब्रॉड करके लिखना है, यही सब पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है, तो आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह हम शॉर्ट करके बता रहे हैं कि बजट
बजट के उद्देश्य, सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है जन कल्याण को बढ़ाना। जन कल्याण किसको कहता है भाई? जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब क्या होता है? लोग। कल्याण का मतलब होता है वेलफेयर यानी भलाई, तो लोगों की भलाई को बढ़ाना, यानी सबसे पहला जो उद्देश्य होता है बजट का वो क्या होता है कि लोगों को भलाई, लोगों की भलाई बढ़े। अमीर और गरीब दोनों मतलब समान स्थिति में समाज में जीवन जी सके। मतलब क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मतलब भलाई की और उसके जीवन की सुधार करने के लिए बजट का उद्देश्य मतलब उसमें बजट के उद्देश्य में ये चीज को शामिल किया जाता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है कि आय में विषमता दूर करना, आय व धन का पुनः वितरण करना। जैसे कि अभी का समाज क्या है कि अमीर अमीर होता हुआ चले जा रहा है और गरीब जो है और भी गरीब होता जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि आय में विषमता हो रही है। कहने का मतलब ये कि अमीर लोग इतना आय होता है उनका, इतना इनकम कर लेता है, इतना पैसा कमा लेता है एक महीना के अंतर्गत, वो क्या करता है कि और भी अमीर बन जाता है। और गरीब लोग खाने के लिए भी मतलब जो है पैसा नहीं कमा पाता, खाने के लिए भी अपना आय का अर्जन नहीं कर पाता है। तो यहाँ क्या हुआ कि आय में विषमता हुई, मतलब आय में डिफरेंस हुआ। तो ये डिफरेंस को बराबर करना है, ये डिफरेंस को मिटाना है। अमीर गरीब सब बराबर होंगे। समाजवादी को एक तरह से समाजवादी विचारधारा होगी। और समाजवादी के अंतर्गत तो आप जानते हैं कि समाज में हर एक तरह के लोगों का मतलब ख्याल रखा जाता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। ठीक है, तो इसी मतलब ये सेकंड उद्देश्य होता है आपका बजट का। बजट का मेन पर्पस क्या होता है? आय में विषमता को दूर करना, आय व धन का पुनः वितरण करना। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट हमको ये करा कि आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। सही बात है, कोई भी बजट का मेन जो पर्पस होता है वो आर्थिक विकास, जैसे कि देश का आर्थिक विकास कैसे हो, कौन सा सेक्टर में कितना रुपया खर्चा किया जाए, रेलवे विभाग में कितना रुपया खर्चा किया जाए, शिक्षा विभाग में कितना रुपया खर्चा किया जाए, स्वास्थ्य विभाग में कितना रुपया खर्चा किया जाए, ये सब मतलब फिक्स किया जाता है बजट के उद्देश्य में। ठीक है, ताकि आर्थिक विकास हो, लोगों का जीवन में सुधार आए, लोग अच्छा तरह से जीवन जी सके और यहाँ का HDI रिपोर्ट जो है वो आगे जा सके, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देश का नाम आगे आए। ठीक है, यानी रैंक आगे आए। तो ये सब क्या होता है? उद्देश्य होता है बजट का। ठीक है, जिस दिन बजट की फिक्स होती है तो उसी दिन फिक्स कर लिया जाता है कि बजट का इतना परसेंटेज ये क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट का इतना परसेंटेज, शिक्षा क्षेत्र में पूरा तरह से फिक्स कर लिया जाता है। अब जो चौथा जो पॉइंट हमको कह रहा है कि गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन। देखिए उन्मूलन का बहुत सारे लोग यहाँ नहीं समझते होंगे कि उन्मूलन का मतलब क्या होता है। देखिए आप सुने होंगे पोलियो उन्मूलन। पोलियो उन्मूलन का मतलब ये होता है भगाना, यानी उन्मूलन का मतलब क्या होता है? दूर करना, भगाना। पोलियो उन्मूलन तो पोलियो को भगाओ, यानी पोलियो का जो बीमारी है उसको भगाओ। तो यहाँ क्या करा कि गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन, यानी गरीबी को हटाओ और बेरोजगारी को भी हटाओ। ठीक है, यानी गरीबी और बेरोजगारी दोनों को उन्मूलन करो, दोनों को जड़ से उखाड़ के फेंको। गरीब गरीब ना रहे और बेरोजगार लोग बेरोजगार ना रहे, उनको रोजगार दिया जाए। तो ये सब क्या होता है? बजट का उद्देश्य होता है। पांचवा पॉइंट हमको ये बता रहा है कि संसाधनों का पुनः आवंटन, यानी संसाधनों का पुनः आवंटन, मतलब आवंटन का मतलब होता है वितरण, यानी कहीं पुनः आवंटन कैसे होगा भाई? जैसे कि देश के संसाधन जो है बहुत सारे उद्योगपति, यानी कुछ ही परसेंटेज लोगों के पास में है, यानी कुछ ही परसेंटेज लोगों के हाथ में पूरा संसाधन मतलब कंट्रोल में रखता है वो लोग। ठीक है, लेकिन सरकार के जो बजट होते हैं उसके अंदर ये मतलब उद्देश्य रखी जाती है कि लोगों का जो आय है, यानी सभी लोगों का आय को क्या करना है? पुनः बांटना है, यानी पुनः एक तरह से ऐसी पॉलिसी लाना है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ऐसा नीति अपनाना है जिससे सभी को मतलब आय की प्राप्ति समान हो और अमीर थोड़ा सा अपना भी जो होता है उसका हद मतलब लिमिट रहे, वो ज्यादा मतलब आय का अर्जन नहीं कर पाए या फिर वो लिमिटेशन में रहे, अगर ये करता भी है तो वो टैक्स के अंतर्गत आए। ठीक है, उसके बाद होता है कि आपका जो गरीब रहता है उसको भी मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रॉफिट हो। तो ये सब क्या होता है? बजट का उद्देश्य होता है। तो 5 पॉइंट के अंतर्गत आपको बताया गया। तो 5 पॉइंट के अंतर्गत जैसे कि आप अभी मतलब ये पॉइंट बताने से पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपको 5 नंबर का पूछा जाए तो आपको ये एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, अन्यथा अगर ऐसे ही 5 पॉइंट करके आ जाएंगे तो आपको वहां नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां आपका लिमिटेशन रहता है कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 5 मार्क्स का, तो वहां कम से कम ज्यादा से ज्यादा शब्दों में आपको उत्तर देने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव आंसर देंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा, उसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बजट का उद्देश्य। अब देखिए बजट के बजट के घटक या फिर अवयव। बजट जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बजट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। राजस्व बजट का मतलब होता है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ठीक है, देखिए राजस्व बजट किसको कहते हैं? ये सरकार के वित्तीय वर्ष में अनुमानित राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय की पूर्ण विवरण है। यहाँ भी अनुमानित किया जा रहा है, यहाँ भी अनुमान लगाया जा रहा है कि एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष तो आप जानते हैं कि ये सरकार की वित्तीय वर्ष में अनुमानित राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्ययों का पूर्ण विवरण होता है, पूरा तरह से एकदम लेखा जोखा होता है, उसी को क्या कहेंगे? राजस्व बजट कहेंगे। और पूंजीगत बजट क्या होता है? पूंजीगत बजट ये जो होता है, ये बजट वित्तीय वर्ष में अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियों, ये क्या है? राजस्व प्राप्तियों, ये हो गया पूंजीगत प्राप्तियों एवं अनुमानित
अनुमानित पूंजीगत व्ययों का क्या होता है, पूर्ण विवरण होता है, उसी को क्या कहेंगे, पूंजीगत बजट कहेंगे। ठीक है, तो ये बजट के दो घटक होते हैं, अर्थात बजट के दो प्रकार होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, दोनों को आपको याद रखना। अब हम आगे पढ़ेंगे बजट प्राप्ति यानी बजट रिसिप्ट्स क्या होता है। देखिए, ये एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार की सभी स्रोतों से अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियां होती है। ठीक है, ये क्या होती है कि ये एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो अवधि होती है, उसी अवधि में सरकार के सभी स्रोतों से, जितने भी स्रोत हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि स्रोत हैं या फिर रेलवे विभाग से जो स्रोत हैं या फिर जहां से भी सरकार को इनकम की प्राप्ति होती है, जहां से भी सरकार को टैक्स की प्राप्ति होती है, तो वैसे स्रोत से अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियां हैं, अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियां, उसी को क्या कहेंगे, बजट प्राप्तियां कहेंगे। ठीक है, यानी सिंपल सा टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक नहीं है आपका ये चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर 5 जिसका नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। आगे हमको बताया जा रहा कि राजस्व प्राप्तियां, अब राजस्व प्राप्तियां क्या होती है कि सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर, जितने भी कर हैं, जितने भी टैक्स हैं, चाहे वो रेलवे विभाग में हो या फिर शिक्षा विभाग में हो या फिर कोई भी अदर विभाग में हो या फिर बिजनेस विभाग में हो या फिर कोई डॉक्टरी यानी स्वास्थ्य विभाग में हो, प्राइवेट सेक्टर में क्या करेगा, तो सरकार तो बजट वहां टैक्स लेगा ही। अगर कोई इनकम टैक्स है, कोई अगर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उनसे भी वहां सरकार क्या लेगी, टैक्स लेगी। तो वही बात आपको कही जा रही है कि सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर, हर एक तरह के कर होते हैं, उपहार कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के इस बारे में हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सरकार द्वारा सभी प्रकार के, सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर यानी टैक्स तथा शुल्क, यानी जो शुल्क रहता है, जो फी रहता है, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को क्या कहेंगे, राजस्व प्राप्ति यानी क्या कहेंगे, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज है आपका, अर्थात यह प्राप्तियां जो है जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती है। इससे क्या होती है कि राजस्व प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती, कोई मतलब उसका खजाना में कमी नहीं आती है, उनका जो है जो संपत्ति है वो स्टोर रहता है, उसमें कोई अंश बराबर भी कमी नहीं होती। ये हो गया आपका राजस्व प्राप्तियां। अब देखिए जो होता है, आगे हमको बताया जरा, बजट प्राप्तियां जो होते हैं दो प्रकार के, दो वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग हम पढ़ लिए, दूसरा जो वर्ग है आपका पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, यानी बजट प्राप्तियों के हम लोग दो वर्ग पढ़े हैं। यह पहला वर्ग है राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। बजट भी दो प्रकार के पढ़े, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। अब देखिए पूंजीगत बजट क्या होता है कि ये वह प्राप्तियां हैं, यानी प्राप्तियां मतलब रेवेन्यू कहते हैं, प्राप्तियां का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू, जो पैसा अर्जित होता है। ठीक है, तो ये वह प्राप्तियां हैं जिनके आधार पर या फिर जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है। क्या होती है, सरकार की देयता उत्पन्न होती है। जैसे सरकार द्वारा जैसे सरकार द्वारा ऋणों के माध्यम से कोष यानी फंड प्राप्त करना। ठीक है, यानी ऋण के माध्यम से जो सरकार कोष यानी फंड जो प्राप्त करते हैं, ये कहाँ आ जाएंगे, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं कि राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों में क्या अंतर होता है। यहाँ हम डिफरेंस आपको जान लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये डिफरेंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर को स्पष्ट करें। अगर 5 नंबर के पूछे जाएंगे तो आपको तो लिखना पड़ेगा लंबा चौड़ा, और अगर 2 नंबर या 3 नंबर के अगर पूछे जाएंगे तो आपको इतना कम से कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर, इधर क्या करेंगे राजस्व प्राप्ति, इधर क्या है पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां जो होती है ये सरकार की परिसंपत्तियों को नहीं घटाती है, ये हटाती है, कर दिया घटाती होगी। ठीक है, तो यहां जो है ये क्या करती है, सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं लाती है, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्तियों में कमी कर देती है। पूंजीगत प्राप्ति समझे, पूंजीगत प्राप्ति के कारण सरकार की जो ये होता है खजाना होता है, जो भी उसका परिसंपत्ति उसमें क्या होता है, ह्रास होता है। और राजस्व प्राप्ति के कारण ये ह्रास नहीं होता, यह मतलब नहीं घटाती है कौन, सरकार की परिसंपत्ति को राजस्व प्राप्ति। आगे हमको बताया जा रहा है कि यह सरकार के दायित्व में वृद्धि नहीं करती है। ये जो राजस्व प्राप्ति है ये मतलब अगर नहीं घटाएगा, अगर ये परिसंपत्ति को नहीं घटाएगा तो ये सरकार के दायित्व में क्या करती है, वृद्धि नहीं करती है, कोई बढ़ोतरी नहीं करती है। और ये जो है पूंजीगत प्राप्तियां ये सरकार के दायित्व में क्या करती है, वृद्धि करती है। ये हो गया मतलब बेसिक अंतर, ये दोनों चीज आपका बेसिक अंतर हुआ। ये अंतर, ये डिफरेंस आपको याद रखना। उसके बाद राजस्व प्राप्तियां ये अपवर्ती प्रकृति की होती है। क्या होती है, अपवर्ती प्रकृति की, और ये अपवर्ती प्रकृति के नहीं होती है कौन, पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये दोनों अंतर हो गया, क्या क्या डिफरेंस होता है राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में, थोड़ा सा अंतर हम लोग समझ लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कर के बारे में। सिंपल सा टॉपिक आपका प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर किसको बोलेंगे भाई, काफी सिंपल टॉपिक है। देखिए डायरेक्ट टैक्स जो होता है, प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की आय और धन पर लगाया गया कर होता है, जो सरकार को सीधे तौर पर भुगतान किया जाता है, पे किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर ज्यादा इनकम कमाता है, ज्यादा पैसा कमाता है, उन पर जो टैक्स लगाए जाएंगे तो वो कौन सा टैक्स कहलाएंगे, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है हमको परिभाषा की, प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की आय और धन पर लगाया जाता है और सरकार को सीधे भुगतान किया जाता है, पे किया जाता है। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, धन कर यानी धन पर जो कर लगाया जाएगा उसको कहेंगे धन कर। उसके बाद संपत्ति कर, आय
आयात और निर्यात कर ये सब क्या है, प्रत्यक्ष कर है, जो डायरेक्ट कहाँ जाता है, सरकार को पे किया जाता है, डायरेक्ट सरकार के अकाउंट में जाता है, ये सब हो गया आपका डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब आता है आपका अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि हम लोग जो है, हम लोग जितने भी आप भी इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं, आप भी अप्रत्यक्ष कर देते हैं सरकार को। कैसे, जो भी आप सामान खरीदेंगे, तो आप अगर नमक भी खरीदेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस यानी सभी करों सहित। थोड़ा सा ध्यान से करके देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ रहता है। कोई भी अगर आप बिस्किट का डब्बा भी खरीद के लाएंगे तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी यहाँ जो है पूरा तरह से टैक्स के साथ, पूरा टैक्स के साथ ये दाम आपको जरा जोड़ करके लिखा एमआरपी छापा गया है। पूरा टैक्स भी इसी के अंदर आता है, यानी पूरा टैक्स भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आप जो खरीदते हैं तो वो सिर्फ दुकानदार को नहीं जाता, उससे कुछ रुपया जो है वह टैक्स में भी चले जाता है। ठीक है, तो देखिए अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स जो है यह कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। यानी जो भी हम लोग वस्तु खरीदते हैं तो ये वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। जैसे कि सेवा पर भी लगाया जाता है, जैसे कि टीचर लोग टीचिंग करते हैं तो उनका ये सर्विस है, सेवा है, तो उन लोग को भी टैक्स देना पड़ता है, उन लोग का भी टैक्स कुछ ना कुछ छटता है। ठीक है, जैसे कि बिक्री कर हो गया यानी सेल्स कर हो गया, उसके बाद सर्विसेज टैक्स हो गया, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल है, यानी अप्रत्यक्ष कर के मतलब उदाहरण है। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि बजट वे जो होते हैं ये एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा अलग अलग मदों पर की जाने वाली अनुमानित मतलब गेस किया हुआ, अनुमान किया हुआ, यानी फिक्स नहीं, तो अनुमानित वे बजट वे कहलाती है। ठीक है, बजट वे दो प्रकार के होते हैं, उत्पाद कर और स्टाम्प ड्यूटी। उत्पाद कर और स्टाम्प ड्यूटी जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ये किसके प्रकार है, बजट वे के प्रकार है। ठीक है, बजट वे के मतलब क्या प्रकार है, इसका टाइप्स है। अब देखिए आगे हमको बताया जा रहा है कि राजस्व वे यानी इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो होता है जिस व्यक्ति से यानी जिस व्यय से न तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देनदारियों की में कमी आती है, उसी को क्या कहेंगे, राजस्व व्यय कहेंगे। राजस्व व्यय क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिस व्यय से ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता और ना ही देनदारियों की कमी होती, उसी को क्या कहेंगे, राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में लिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पेंशन हो गया, उसके बाद आर्थिक सहायता, कर्मचारियों के वेतन के लिए ऋण लिए गए, ऋण का ब्याज की अग्रणी, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि अदायगी, उसके बाद कहा जा रहा है कि शिक्षा तथा रक्षा सेवाएं राजस्व उदाहरण के, यानी शिक्षा और रक्षा सेवाएं जो है राजस्व के उदाहरण है, यानी राजस्व व्यय के उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत यहां तक हम लोग पढ़े राजस्व व्यय के अंतर्गत। तो सेकंड वीडियो जाएगा पूरा तरह से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बजट व्यय के बारे में पढ़े, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत डिफरेंस से क्या होता है, क्या इसमें अंतर होता है, क्या मतलब अंतर पाए जाते हैं, क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। उसके बाद राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, बजट प्राप्तियां क्या होती है, पूंजीगत बजट किसको कहते हैं, राजस्व बजट किसको कहते हैं, बजट के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। ठीक है, ये सारा चीज आपको याद रखना। बजट के मेन उद्देश्य क्या होते हैं, ये बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कि बजट के उद्देश्यों को लिखें, बजट के उद्देश्यों का विवरण दें या फिर बजट के उद्देश्यों का विश्लेषण करें। ठीक है, तो ये सारा चीज पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाएगा कि बजट के उद्देश्य को लिखें। ठीक है, तो बजट क्या होता है ये सब चीज पढ़े। उसके बाद वित्तीय वर्ष क्या होता है, बजट कहां से आया, कितना आया, कैसे मतलब बजट शब्द इस्तेमाल होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा। तो समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, तो फर्स्ट वीडियो है ये। सेकंड वीडियो में पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे, थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ है, सेकंड वीडियो के अंतर्गत पूरा तरह से हम लोग थ्योरी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इस चैप्टर का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।